नमस्कार दोस्तों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से यूपी स्पेशल की महा मैराथन कराने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें सभी टॉपिक को कवर किया गया है, तो आप सभी लोग वीडियो लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश राजनीतिक व प्रशासनिक संरचना, जिसमें प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा। तो ध्यान रखेंगे 24 जनवरी 1950 को प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। इसीलिए उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी? तो 1935 से पूर्णतः प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनी, लेकिन 1921 से आंशिक रूप से थी, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड अलग एक राज्य बना, जो कि 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया था 9 नवंबर 2000 को, ध्यान रखेंगे तारीख। अगला है राजकीय भाषा कौन कौन सी है उत्तर प्रदेश की? तो हिंदी, जो कि 1947 में उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा बनी, व उर्दू, जो कि दूसरी राजकीय भाषा है उत्तर प्रदेश की, ये 1989 में बनी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजकीय पक्षी अगर पूछे तो राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का होगा सारस। राजकीय पशु बारहसिंगा होगा। राजकीय वृक्ष जो कि अशोक का वृक्ष हो जाएगा। राजकीय पुष्प जो कि पलाश या टीसू, ये 4 जनवरी 2011 से है, ध्यान रखेंगे। राजकीय खेल जो कि हॉकी है। प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष स्वीकृत कब हुआ है? तो 1938 में प्रदेश का राजकीय चिन्ह स्वीकृत हुआ है, जो कि एक वृत्त में 2 मछलियां हैं इस तरीके से, वह एक तीर धनुष है, ये स्वीकृत हुआ है 1938 में। प्रदेश के विधानमंडल का स्वरूप क्या है? तो उत्तर प्रदेश के विधानमंडल जो कि द्विसदनात्मक है, जैसे कि केंद्र में राज्यसभा व लोकसभा होती हैं, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में द्विसदन है। यहाँ पर पहला है विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या जो कि 403 है और एक एंग्लो इंडियन चयनित होता है, तो इस प्रकार 404 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में विधायक जो कि 404 चुने जाते हैं। वह उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या जो कि 100 है, इम्पोर्टेंट है। लोकसभा सीटों की संख्या जो कि उत्तर प्रदेश में 80 है। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश राज्य की ही हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो केवल 31 उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की सीटें हैं। प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1921 में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया था। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? तो 1937 में राज्य विधानसभा का प्रथम गठन हुआ था। राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया जा चुका है? तो राज्य में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक रहा था। राज्य के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ध्यान रखेंगे। राज्य की पहली राज्यपाल कौन थी? तो भारत के किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल जो कि श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, यह उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल थी। राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुश्री मायावती, जो कि राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री थी और ये 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश राज्य की एससी पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये मायावती होंगी। प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? तो नाम ध्यान रखेंगे श्री चंद्रभाल, जो कि पहले विधान परिषद के सभापति थे। प्रदेश में कितने जिले व कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं व 18 मंडल हैं, ठीक है। नगर निगम अगर पूछे तो नगर निगम 17 हैं, 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को की गई थी
और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ जो कि लखनऊ में भी स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत 1975 के तहत प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो न्यायाधीश विश्वंभर दयाल जो कि पहले उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त थे। ये 14 सितंबर 1977 को पहले लोकायुक्त इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है, 14 सितंबर 1977 तक, और ये 1975 में लोकायुक्त का पद आया था उत्तर प्रदेश में, ये भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? तो इस समय उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त जो कि 7वें लोकायुक्त हैं और न्यायाधीश संजय मिश्रा इस समय लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के हैं। इम्पोर्टेंट है। पंचायत का चुनाव लड़ने हेतु निर्धारित आयु कितनी है? तो 21 वर्ष पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए जो निर्धारित आयु है वो 21 वर्ष है। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें जो कि 1/3 है। इम्पोर्टेंट है ये। अगला, नगर निगम अध्यक्ष जो कि मेयर होता है, इसका निर्वाचन होता है। तो नगर की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नगर निगम अध्यक्ष मेयर का निर्वाचन होता है, ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या कितनी है? तो 2 है। उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या 2 हो जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। राज्य मानवाधिकार का गठन कब किया गया? तो तारीख ध्यान रखेंगे, 7 अक्टूबर 2002 को राज्य मानवाधिकार का गठन किया गया। राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो 14 सितंबर 2005 को राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया और राज्य मानवाधिकार का गठन जो कि 7 अक्टूबर 2002 को किया गया था। एग्जाम में सन आपसे पूछता है, डेट बहुत कम ही चांस हैं पूछने के, तो आप लोग सन ध्यान रखेंगे खास तौर से कि 2002 में राज्य मानवाधिकार का गठन किया गया और राज्य सूचना आयोग का गठन 2005 में किया गया, ठीक है। अगला है, राज्य प्रशासन का शीर्षस्थ अधिकारी या राज्य प्रशासन की धुरी कौन सा अधिकारी कहलाता है? तो राज्य प्रशासन का सबसे उच्च अधिकारी या राज्य प्रशासन की धुरी जो कि मुख्य सचिव कहलाते हैं। मुख्यालय से भिन्न वाले जिले हैं कुछ ऐसे उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं। सबसे पहले बात करें, उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनका मुख्यालय जो ज़िला है वहाँ ना होकर अन्य जगह पर है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़ेंगे, आपको ध्यान आ जाएंगे, 1 से 2 बार इनको रिवाइज कर लेंगे। तो पहला है अमेठी ज़िला, इसका मुख्यालय गौरीगंज में है। कौशाम्बी ज़िले का मुख्यालय मंझनपुर में है। कुशीनगर, तो कुशीनगर ज़िले का मुख्यालय जो कि पडरौना में है। कुशीनगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहीं पर गौतम बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था जो कि वाराणसी शहर के किनारे है एक ज़िला। सोनभद्र, तो सोनभद्र ज़िले का जो मुख्यालय है वो रॉबर्ट्सगंज में है। जालौन का मुख्यालय उरई में है। संभल का मुख्यालय पवासा में है। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद में है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा में है। अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर में है। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नवगढ़ में है। फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़ में है। कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती में है। ध्यान रखेंगे, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज में। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद में। कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर में। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा में। कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना में। अम्बेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर में। सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज में। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नवगढ़ में। जालौन का मुख्यालय उरई में। फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़ में। संभल का मुख्यालय पवासा में। कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती में। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है। 17वां जो कि शाहजहाँपुर है। 16वां मथुरा नगर निगम था और 15वां अयोध्या नगर निगम था। ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017, यहाँ पर 2022 है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी है?
तो 47 है, जो कि आज़ादी के बाद किसी भी राज्य की सबसे ज़्यादा महिला निर्वाचित हैं किसी एक विधानसभा चुनाव में, जो कि 47 है। यहाँ पर बीजेपी की 36 एमएलए हैं, ध्यान रखेंगे ये भी। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? 9 मार्च 1993 को उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम पद को सुशोभित करने वाले नेता कौन हैं? तो ये नारायण दत्त तिवारी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम बने हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले कौन कौन से ज़िले हैं? तो ये 3 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में जहाँ पर विधानसभा सीटें सबसे कम हैं, जो कि हैं चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती। इन जिलों में विधानसभा सीटें जो कि 2-2 सीट हैं, इन जिलों में ध्यान रखेंगे, चित्रकूट, महोबा व श्रावस्ती। एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में अक्सर उत्तर प्रदेश के ज़िले दे देता है और एक ज़िला इनमें से कोई दे देता है और पूछता है कि इनमें से एनसीआर के तहत एनसीआर में कौन सा ज़िला शामिल है, या 3 इसके दे देता है और एक अन्य दे देता है, पूछता है कि एनसीआर से इनमें से कौन सा ज़िला शामिल नहीं है। तो 8 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, जिनमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, ये 8 ज़िले शामिल हैं एनसीआर रीजन में। ठीक है, अगला है टॉपिक उत्तर प्रदेश मृदा कृषि एवं पशुपालन। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि हर फसल के लिए उपजाऊ होती है। प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? तो कृषि पारिस्थितिकी तंत्र क्षेत्र जो कि 20 हैं उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो 9 जलवायु क्षेत्र हैं। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? तो 8 मृदा समूह क्षेत्र हैं। मृदा समूह 8, कृषि जलवायु क्षेत्र 9, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20। ध्यान रखेंगे तीनों पॉइंट। उत्तर प्रदेश अधिकतम ज्योति सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून लागू हुआ है, ये कब लागू हुआ है? तो 1960 को ये कानून लागू हुआ है। प्रदेश में शुष्क कृषि क्षेत्र कौन सा है? तो बुंदेलखंड का क्षेत्र, जो कि उत्तर प्रदेश का शुष्क कृषि क्षेत्र माना जाता है। प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्रफल पर नलकूपों के बाद सिंचाई का स्रोत कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई जो कि नलकूपों के माध्यम से होती है, लेकिन दूसरे नंबर की बात कर रहा है तो दूसरे नंबर पर नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो गेहूँ सबसे ज़्यादा फसल बोई जाती है उत्तर प्रदेश में। राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल जो कि गन्ना है। गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? इम्पोर्टेंट है ये। तो गोकुल पुरस्कार योजना, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है गोकुल, यानी कि दूध से इसका संबंध होगा, तो दूध उत्पादन से गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध है। अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो अमरूद के लिए प्रयागराज में है, क्योंकि प्रयागराज इलाहाबाद का जो अमरूद है वो फेमस है, अक्सर आपने सुना होगा अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो अमरूद जो कि इलाहाबाद का फेमस है, इसलिए प्रयागराज में इसका प्रशिक्षण और प्रयोग केंद्र बनाया गया है। ठीक है, किसान मित्र योजना की शुरुआत कब हुई है? तो 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना की शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न जैसे कि गेहूँ, गन्ना, आम, दूध, मेंथा उत्पादन में है, तो इनमें पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। गेहूँ, गन्ना, आम, दूध, मेंथा, इन सब चीज़ों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब लागू की गई है? तो उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 में लागू की गई है। प्रदेश में फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ है? तो प्रदेश में फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान जो कि लखनऊ में है। सफ़ेदा, केरला, सरदार, ललित सुरखा, ये किसकी प्रजाति हैं सभी? तो ये अमरूद की सभी प्रजाति हैं। सफ़ेदा, केरला, सरदार व ललित सुरखा सभी अमरूद की प्रजाति हैं। मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, अधेश्वर, दूध सागर,
ये सभी किसकी प्रजाति हैं? तो ये सभी केले की प्रजाति हैं, बनाना की। फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर है? तो फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर जो कि कन्नौज में है। कन्नौज को इसीलिए इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश की इत्र नगरी कौन सी है, तो कन्नौज है, क्योंकि यहाँ पर सेंट बनाई जाती है जो कि मेंथा ऑयल की शुद्धता होती है इसमें, ध्यान रखेंगे। पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ है? तो पशु जैविक औषधि यानी कि लाखों हैं, तो ये लखनऊ में है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि औषधि कितनी है, और राष्ट्रीय औषधि संस्थान भी लखनऊ में है और पशु जैविक औषध संस्थान भी लखनऊ में है। यहाँ पर पशुओं के टीकों का निर्माण किया जाता है। उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है किस क्षेत्र में? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादकता सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा फसलों का जो उत्पादन है उत्तर प्रदेश में वो पश्चिमी क्षेत्र में होता है। इस प्रकार समझेंगे। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कौन माने जाएंगे? तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो शीला मृदा विज्ञान संस्थान जो कि प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग कहाँ पर है? गौ सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का गठन जो कि 1999 में किया गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद का गठन कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य दूध परिषद का गठन 1976 में किया गया था। जलीय अपरदन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कौन सा है? तो जलीय अपरदन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र है, जो कि नेपाल से जो भी जिले लगते हैं वो तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच आदि। ठीक है। प्रदेश के जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान बही योजना की शुरुआत कब की गई? तो किसान बही योजना की शुरुआत 1992 में की गई। राज्य में संतरे की पैदावार वाला जिला कौन सा है? तो राज्य में संतरे की पैदावार वाला जिला जो कि सहारनपुर है, और सहारनपुर में लीची का भी उत्पादन किया जाता है। किसानों को ऋण, कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो कि 1999 से 2000 के मध्य किया गया है। इसे ग्रीन कार्ड कहा जाता है गाँव में। जैसे कि आपने सुना होगा कि ग्रीन कार्ड से पैसा ले लिया, तो यही किसान क्रेडिट कार्ड योजना है जो कि 1999-2000 में शुरू की गई थी किसानों के लिए। अगला आपका टॉपिक है उत्तर प्रदेश परिवहन, अर्थव्यवस्था, उद्योग व प्रमुख योजनाएं। तो उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में की गई। प्रदेश का सबसे लंबा प्रदेश से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये NH2 है, नेशनल हाईवे 2 है। इसे GT रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड कहा गया है, और GT रोड का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। ध्यान रखेंगे। देश में कुल सड़क जाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो देश में कुल सड़क जाल होगा यहाँ पर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। पहले पर महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र राज्य में सड़कों का जाल सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे स्थान पर अपना UP है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच का एक्सप्रेसवे जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का पहला एक्सप्रेसवे है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के द्वारा बनाया गया उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो कि उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो कि झांसी में काटते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये झांसी सही होगा। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा जो कि 165.5 किलोमीटर कितने जिलों से गुजरता है? तो यमुना एक्सप्रेसवे जो कि 4 जिलों से गुजरता है, जिनमें शामिल हैं गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा व आगरा। इन 4 जिलों से यमुना एक्सप्रेसवे गुजरता है, जिसकी लंबाई
165.5 किलोमीटर है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 302 किलोमीटर है। देश का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरता है? तो ये 10 जिलों से गुजरता है, जो कि देश का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जो कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है और इसकी लंबाई 302 किलोमीटर है। ये भी ध्यान रखेंगे। लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो 348.1 किलोमीटर, जो कि उत्तर प्रदेश के 10 जिलों से गुजरता है, इसकी लंबाई है। ये लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है इसका नाम। ठीक है, ये लखनऊ से बलिया तक है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहा जाता है। लंबाई 348.1 किलोमीटर, 10 जिलों से गुजरता है। ये सभी पॉइंट ध्यान रखेंगे। बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई है। इससे जुड़े कौन कौन से जिले हैं? तो बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस जो भी बौद्ध स्थल हैं उनकी यात्रा करने के लिए आरंभ की गई है। इनसे जुड़े जिले हैं कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गया, राजगीर, वैशाली, पटना, ये जिले इसमें शामिल हैं। यहाँ पर बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस जाएगी। लखनऊ प्लान का संबंध क्या है? तो सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान है, जो कि 1985 में शुरू किया गया था। ये लखनऊ प्लान है। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो मार्च 1859 में उत्तर प्रदेश की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, जो कि प्रयागराज से लेकर कानपुर तक चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं? तो पूर्वोत्तर का मुख्यालय जो कि गोरखपुर में है और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो कि अब हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है, गोरखपुर दूसरे नंबर पर हो गया है, जिसकी लंबाई 1355.40 मीटर है। वहीं हुबली जो कि कर्नाटक का रेलवे स्टेशन है और इसका नाम है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन, जिसकी लंबाई 1507 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है। डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? तो ये मडुआडीह जो कि वाराणसी में है। यहाँ पर डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का कारखाना है। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय जो कि लखनऊ में है, ध्यान रखेंगे। प्रदेश में प्रमुख हवाई अड्डे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी जो कि लखनऊ में है, जिसको अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है, ये लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये वाराणसी के बाबतपुर में है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। खेरिया हवाई अड्डा जो कि आगरा ज़िले में है। बमरौली हवाई अड्डा ये प्रयागराज में है और उत्तर प्रदेश का पहला हवाई अड्डा जो कि बमरौली हवाई अड्डा ही है प्रयागराज में। चकेरी हवाई अड्डा तो कानपुर में है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा जो कि रायबरेली में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मेरठ में है। सरसवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो ये सहारनपुर है। सरसवा और सहारनपुर, इससे आप नाम ध्यान रखेंगे। अगला है नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, तो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी ये फुर्सतगंज रायबरेली में है, ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी कहाँ पर है, तो फुर्सतगंज रायबरेली में है। देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग कहाँ पर है, तो ये गंगा नदी पर है जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक है। ये नेशनल वाटर एक है, इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जल मार्ग पहला है ये प्रयागराज से हल्दिया तक है, गंगा नदी पर है और इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। सभी पॉइंट ध्यान रखेंगे। दिल्ली कोलकाता NH2 से नहीं जुड़ा है, तो लखनऊ नहीं जुड़ा है। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो नेशनल हाईवे 7 जो कि उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला
सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ये वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक है, नेशनल हाईवे 7। ठीक है। देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो लालगंज रायबरेली में की गई है, जो कि देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री है। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको सेट कहाँ पर है? तो मुगल सराय में है, ध्यान रखेंगे। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का घटता क्रम कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का घटता क्रम जो कि पश्चिमी है, उसके बाद बुंदेलखंड है, उसके बाद केंद्रीय है और उसके बाद पूर्वी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम विकसित क्षेत्र कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी क्षेत्र विकसित है और सबसे कम जो कि पूर्वी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का विकसित है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, जो कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग बंधु का गठन कब किया गया? तो उद्योग बंधु का गठन 1981 में किया गया था। नीचे कुछ प्रमुख उद्योग व उनसे संबंधित स्थल दिए गए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अक्सर एग्जाम में एक या दो स्थल और उनसे संबंधित जो उद्योग होते हैं देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। तो पीतल पात्र या पीतल नगरी जो कि मुरादाबाद को कहा जाता है। कैंची के लिए मेरठ प्रसिद्ध है। कत्था के लिए बरेली प्रसिद्ध है। टेराकोटा जो कि गोरखपुर का प्रसिद्ध है। वेंत उद्योग ये बरेली इसके लिए फेमस है। लकड़ी पर नक्काशी के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला फेमस है। खेल सामान के लिए मेरठ प्रसिद्ध है। सीमेंट के लिए दादरी प्रसिद्ध है। कागज़ के लिए सहारनपुर व मुजफ्फरनगर प्रसिद्ध है। दिया सलाई के लिए बरेली, जैसे कि दिया सलाई अगर आप जलाते हैं तो मतलब बारते इस तरीके से रिलेट करेंगे तो ये बरेली से इसका संबंध हो जाएगा। चमड़ा के लिए आगरा व कानपुर प्रसिद्ध हैं। तो ये सभी आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण और उसके गठन वर्ष, तो नोएडा जिसे नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। वीडा जिसे भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1981 में की गई थी स्थापना। गीडा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गीडा क्या है, ऐसा एग्जाम में पूछता है और इस तरीके से ऑप्शन दे देता है। तो गीडा जो कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। सीडा सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, 1989 में स्थापना की गई थी। ग्रेटर नोएडा जो कि बृहद नवीन ओखला अथॉरिटी है, तो ये 1991 में स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी पॉइंट। अगला है लीडा, तो लीडा हो जाएगा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। ईडा जो कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र जो कि नोएडा या ग्रेटर नोएडा है। क्लस्टर विकास योजना 2006 के तहत क्लस्टर कॉरपोरेट क्लस्टर्स जो कि भदोही संबंधित है। ग्लासवीड्स वाराणसी संबंधित है। कालीन क्लस्टर मिर्ज़ापुर संबंधित है। पाटरी क्लस्टर खुर्जा या बुलंदशहर। लेदर क्लस्टर चौरी चौरा जो कि गोरखपुर में है। अब अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये निम्न मध्यम श्रेणी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर 2% खनिज पाए जाते हैं कुल खनिजों के। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी कब? तो खनिज विकास उद्योग का दर्जा जो कि 1998 में उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी, ध्यान रखेंगे। अगला है बलुआ पत्थर चूना पत्थर के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है?
तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है, ध्यान रखेंगे। कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान है। प्रदेश में कोयला कहाँ पर पाया जाता है? तो कोयला भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है भारत में। और एक कोयला जो कि सिंगरौली सोनभद्र जिले में पाया जाता है। सिलिका सैंड कांच बालू उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसमें द्वितीय स्थान है। आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है सिलिका सैंड के उत्पादन में। सिलिका सैंड पाया जाता है तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले, बांदा जिला, चित्रकूट जिला, चंदौली व झांसी, इन जिलों में सिलिका सैंड पाई जाती है। सिलिका सैंड मुख्यतः प्रदेश की किन नदियों से प्राप्त होती है? तो सिलिका सैंड मुख्यतः उत्तर प्रदेश की गंगा व यमुना नदियों से प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। अगला है प्रमुख खनिज और उनके उत्पादन क्षेत्र। तो चूना पत्थर जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, खजुराहो, सोनभद्र से प्राप्त होता है। बॉक्साइट तो ये बांदा, चंदौली, हिंडैल्को, रेणुकूट जहाँ पर स्थापित है, रेणुकूट में हिंडैल्को, ये बॉक्साइट बांदा, चंदौली से प्राप्त होता है। डोलोमाइट जो कि मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बांदा से प्राप्त होता है। हीरा बांदा व मिर्ज़ापुर से प्राप्त होता है। ये दोस्तों प्रमुख खनिज और उनके उत्पादन क्षेत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। जो भी यूपी का एग्ज़ाम होता है तो आप सभी लोग अच्छे से इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो हीरा बांदा व मिर्ज़ापुर हो गया। उसके बाद ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो कि हमीरपुर व चुनार जो कि मिर्ज़ापुर में है, यहाँ से प्राप्त होता है। यूरेनियम सिर्फ ललितपुर ज़िले से प्राप्त होता है। जिप्सम जो कि झांसी व हमीरपुर से प्राप्त होता है। तांबा ललितपुर, सोनरई क्षेत्र से प्राप्त होता है। सैंडस्टोन ये मिर्ज़ापुर, सोनभद्र से प्राप्त होती है। फायर क्ले जो कि सिर्फ मिर्ज़ापुर से प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 बार इसको आप रिवाइज करेंगे, वीडियो को पॉज कर, वीडियो को बैक करके, तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा। फिर जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा आप वहाँ पे रिकॉल कर पाएंगे, यानी कि ऑप्शन होंगे उस हिसाब से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति कब लागू हुई? तो 2003 में उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति लागू हुई। राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो तापीय विद्युत का। उत्तर प्रदेश राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में तापीय विद्युत का सबसे ज़्यादा योगदान है। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी है? तो ये हरदुआगंज तापीय परियोजना है जो कि 1942 में रूस के सहयोग से बनाई गई थी। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो रिहंद जल विद्युत परियोजना जो कि राज्य की, उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ये पिपरी सोनभद्र में है। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना, तो परीक्षा जो कि झांसी की है। अनपरा ताप विद्युत परियोजना ये सोनभद्र की है। और पनकी विस्तार ताप विद्युत परियोजना, तो पनकी जो कि कानपुर में है, तो कानपुर की ये पनकी विस्तार तापीय विद्युत परियोजना हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो ये नरौरा में है जो कि बुलंदशहर जिले में पड़ता है और ये 1991-92 में स्थापित की गई थी, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश राज्य की एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है जो कि भारी जल पर आधारित है। प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र जो कि 3 हैं, औरैया, आंवला व दादरी, इन 3 जगहों पर एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र स्थापित किए गए हैं। माता टीला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है और झांसी में है माता टीला, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित हैं? तो ऊपरी गंगा नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित हैं। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा की स्थापना कब की गई थी? तो नेडा की स्थापना जो कि की गई थी 1983 में, ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। निजी क्षेत्र की प्रमुख विद्युत इकाइयाँ हैं, तो रोजा ताप विद्युत परियोजना जो कि शाहजहाँपुर में है, ये रिलायंस की ताप परियोजना है। 12 संगम ताप परियोजना ये प्रयागराज में है, ये जेपी ग्रुप की परियोजना है।
ललितपुर ताप विद्युत परियोजना, ये ललितपुर में है, ये बजाज ग्रुप की ताप परियोजना है। तो ये 3 निजी क्षेत्र की ताप परियोजनाएं हैं, विद्युत इकाइयाँ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई हैं। अगला है, केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के 16 सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो आगरा, मुरादाबाद व प्रयागराज, ये 3 जिले जो कि केंद्र सरकार के सहयोग से 16 सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिले हैं, ध्यान रखेंगे। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो शीतला जो कि झांसी में है जल विद्युत परियोजना, वह गांव जिसका अपना सोलर पावर पॉइंट है, तो ये रामपुरा गांव है, ये झांसी का है। यहाँ पर 8.7 किलोवाट का अपना सोलर पावर प्लांट है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओबरा जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो ये रिहंद नदी पर है, ओबरा जो कि सोनभद्र में है, यहाँ पर ओबरा जल विद्युत केंद्र है। अगला है टॉपिक, उत्तर प्रदेश प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1974 में की गई थी। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो 1998 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। प्रदेश में हेरिटेज पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा सर्किट कौन सा है? तो ये आगरा, लखनऊ, वाराणसी सर्किट है, जो कि प्रदेश में हेरिटेज पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के स्मारक कौन कौन से हैं? तो ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ये 3 यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के स्मारक हैं, ध्यान रखेंगे। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल कौन सा है? तो ताजमहल है, जो कि भारत का भी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं, विदेशी और भारतीय भी। मैत्रेय परियोजना क्या है? तो मैत्रेय परियोजना जो कि जापान के सहयोग से चलाई जा रही परियोजना है, ये बौद्ध परिपथों का निर्माण जापान भारत कराएगा। जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि कौन सी है? तो जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, इनमें से 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि जो कि अयोध्या है। पहले ऋषभदेव की जन्मस्थली यही अयोध्या ही है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कहाँ पर किए हैं? तो ये अयोध्या में किए हैं। महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र कहाँ पर है? तो अहिच्छत्र जो कि बरेली जनपद में है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी प्रसार स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, आलमगीर, और ये मेरठ में है, जो कि हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ। कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी कौन सी है? तो ये पिपरहवा जो कि सिद्धार्थनगर में है, ये कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी है। बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो कि कौशाम्बी है, ये वत्स जनपद की राजधानी है। 16 महाजनपदों में से जो वत्स जनपद है उसकी राजधानी कौशाम्बी है। प्रसिद्ध जैन तीर्थकर प्रभासगिरी कहाँ पर स्थित है? तो जैन तीर्थ जो कि प्रभासगिरी जिसका नाम है, ये कौशाम्बी में स्थित है, और कौशाम्बी जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ध्यान रखेंगे। भक्त संत मलूक दास की जन्मस्थली कौन थी? तो संत मलूक दास की जन्मस्थली कड़ा जो कि कौशाम्बी में पड़ता है, यहाँ पर थी। अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल का जन्म स्थान क्या है? तो कालपी है। अकबर का बीरबल का जन्म स्थान कालपी, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। जयचंद को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो 1194 युद्ध जो कि चंदावर का युद्ध था, एक कन्नौज व इटावा वाले क्षेत्र में था। उस युद्ध में जयचंद को मोहम्मद गौरी ने परास्त किया था। जौनपुर जिसे सिराज ए हिंद कहा जाता है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। मोहम्मद तुगलक जो कि जौना खां के नाम से प्रसिद्ध था, इसकी याद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर जिसे सिराज ए हिंद कहा जाता है, इसकी स्थापना की गई थी। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ ललितपुर जिले में स्थित है, ध्यान रखेंगे पॉइंट। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ पर कराता था?
तो महामोक्ष परिषद का आयोजन हर्षवर्धन जो कि प्रति 5वें वर्ष कराता था, ये प्रयागराज में कराता था। गुप्तों की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी कौन थी? तो गुप्त काल की धार्मिक व सांस्कृतिक राजधानी जो कि प्रयागराज थी। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये जियाउद्दीन बरनी, जैसा कि नाम से बरनी, तो इनका जन्म स्थान बरन में है, लेकिन ऑप्शन में बुलंदशहर देता है। तो बरन जो कि बुलंदशहर जिले में पड़ता है, तो बुलंदशहर में जियाउद्दीन बरनी का जन्म हुआ था। गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतर गांव कहाँ पर स्थित है? तो भीतर गांव जो कि रामाबाई नगर कानपुर देहात में है, यहाँ पर भीतर गांव गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर स्थित है। गुप्तकालीन स्थल भीतरी स्थित है, तो भीतरी जो कि गाजीपुर में स्थित है, और भीतर गांव ये रामाबाई नगर कानपुर देहात में स्थित है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला है सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं जिले में हुआ था। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इक्तादार था? इम्पोर्टेंट है। तो बदायूं का इक्तादार था, जो कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं का इक्तादार था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज कहाँ से हुआ था? तो 10 मई 1857 से हुआ था। यहीं से 1857 की क्रांति का आगाज हुआ था मंगल पांडे के द्वारा, जो कि मेरठ से शुरू हुआ था। ध्यान रखेंगे। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ के अन्य नाम क्या हैं? इम्पोर्टेंट है। तो सारनाथ जहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश दिया था, जिसे धम्म चक्र परिवर्तन नाम दिया गया। इसके अन्य नाम हैं ऋषिपट्टनम व मृगदांव। कभी कभी ऑप्शन में सारनाथ ना पूछकर ऋषिपट्टनम या मृगदांव दे देता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ पर हुआ था? तो ये सारनाथ में हुआ था, जिसके नाम है ऋषिपट्टनम व मृगदांव। ध्यान रखेंगे। धामेक स्तूप धर्मराज का स्तूप कहाँ पर है? तो धामेक स्तूप व धर्मराज का स्तूप जो कि सारनाथ में है। बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रव्रज्य की अनुमति दी, तो ये संकिसा में दी है। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक 25 वर्षा काल कहाँ पर व्यतीत किए? तो अपने जीवन के सर्वाधिक 25 वर्षा काल जो कि श्रावस्ती में व्यतीत किए थे गौतम बुद्ध ने। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोसाल का जन्म स्थल कहाँ पर हुआ था? जन्म स्थान? तो आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक जो कि मक्खली गोसाल हैं, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में हुआ था। सुरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। इम्पोर्टेंट है। और सुरसेन जो कि सबसे बलशाली उस समय महाजनपद हुआ करता था 16 महाजनपदों में से। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मूर्तिकला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था? तो ये मथुरा था, जो कि कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मूर्तिकला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र जो कि मथुरा केंद्र था। प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध यहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, ये बिठूर जो कि कानपुर में है, यहाँ पर था। बेगम समरू द्वारा बनवाया गया विशाल चर्च, तो ये सरधना जो कि मेरठ में है। पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहा जाता है, तो चक्र तीर्थ को कहा जाता है, जो कि नैमिषारण्य, और ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है। ध्यान रखेंगे। जैनों की काशी कहा जाता है, तो जैनों की काशी जो कि हस्तिनापुर को कहा जाता है। प्रसिद्ध संत सैयद सालार व मसूद गाजी की दरगाह कहाँ पर है? तो प्रसिद्ध संत सैयद सालार व मसूद गाजी की दरगाह जो कि बहराइच में है, इसीलिए बहराइच में सैयद सालार मेले का आयोजन हर साल किया जाता है। नगर महोदय श्री के उपनाम से प्रसिद्ध कौन सा जिला है? तो नगर महोदय श्री के नाम से उपनाम से प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है, जिसे इत्र नगरी भी कहा जाता है। आगरा की स्थापना कब हुई थी? तो आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा हुई थी। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो कि आगरा था। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ पर है? तो प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार जो कि देवा शरीफ है, बाराबंकी में है, बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है ये। महाजनपद काल में पूर्वी
या दक्षिणी पंचाल जनपद की राजधानी काम्पिल्य किन महाभारत कालीन चरित्रों का जन्म स्थान रहा है? तो ये द्रौपदी व द्रोणाचार्य इन लोगों का जन्म स्थान रहा है। महाजनपद काल में मल्ल गणराज्य की राजधानी क्या थी? तो मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर थी, जहाँ पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। किसके शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई? तो अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ जो कि नवाब आसफउद्दौला के शासनकाल में लाई गई थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म अक्सर यहाँ पर झांसी टिक करके आते हैं बच्चे, लेकिन जो गलत होता है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो कि वाराणसी में भदैनी में 80 घाट के पास हुआ था, ध्यान रखेंगे। प्रेम मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रेम मंदिर वृंदावन कृपाल जी महाराज के द्वारा स्थापित किया गया था। ये वृंदावन मथुरा में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? तो गाजीपुर में स्थित है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। क्रांति नगर के नाम से कौन सा विख्यात है? तो क्रांति नगर के नाम से मेरठ विख्यात है, क्योंकि 1857 की क्रांति यहीं से प्रारंभ हुई थी, 10 मई 1857, ध्यान रखेंगे। हींग व गुलाल नगरी के नाम से प्रसिद्ध नगर उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो हींग व गुलाल नगरी के नाम से प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला है। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो चौरी चौरा जो कि गोरखपुर जिले में है। चौरी चौरा घटना होने के बाद ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। विश्व का प्राचीनतम जीवंत शहर कौन सा है? तो विश्व का प्राचीनतम जीवित शहर जो कि काशी वाराणसी है। उदयन वासव दत्ता की कथा किससे संबंधित है? तो उदयन वासव दत्ता की कथा जो कि कौशाम्बी से संबंधित है। प्रसिद्ध जेके मंदिर कहाँ पर है? तो जेके टेम्पल जो कि कानपुर में है। भारत माता मंदिर कहाँ पर है? तो भारत माता मंदिर वाराणसी में है, इम्पोर्टेंट है, जो कि एकमात्र इकलौता भारत माता का मंदिर है और ये वाराणसी में है। प्रसिद्ध प्रतिष्ठान पुरी व ऋषभदेव की तपस्थली क्या है? तो झूसी जो कि प्रयागराज में है, ये ऋषभदेव की तपस्थली है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 2016 से प्रारंभ हुई है। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी का प्रारंभ कब हुआ है? तो उत्तर प्रदेश की इको टूरिज्म पॉलिसी का प्रारंभ 2014 में हुआ है। मंदिरों और घाटों का नगर कौन सा शहर कहा जाता है? तो मंदिरों और घाटों का नगर जो कि वाराणसी कहा जाता है। यहाँ पर कई घाट हैं वाराणसी में और मंदिर भी कई हैं, ठीक है। चित्रित धूसर मृदभांड से संबंधित अंतरजी खेड़ा कहाँ पर स्थित है? तो अंतरजी खेड़ा जो कि एटा जिले में स्थित है। स्वामी हरिदास कहाँ पर निवास करते थे? तो निधिवन वृंदावन में है, यहाँ पर स्वामी हरिदास निवास करते थे, इम्पोर्टेंट है। अगला आपका टॉपिक है उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति, सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो प्रदेश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक कलात्मक विकास के संरक्षण प्रदर्शन अध्ययन हेतु संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1957 में उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? तो कथक जो कि लखनऊ में इसका संस्थान है, इसकी स्थापना 1988-89 में की गई थी। प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम साक्ष्य जो कि मौर्यकालीन है। मंदिर निर्माण कला का विकास सबसे ज़्यादा कब हुआ है? तो मंदिरों का निर्माण कला का विकास जो कि सबसे ज़्यादा गुप्त काल में हुआ है। मुगल चित्रकला शैली की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तो ये हुमायूं के समय मुगल चित्रकला की नींव पड़ी थी। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है तो जहांगीर के काल को माना जाता है। उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखेंगे 1911 में उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है? तो आसित कुमार हलदार जो कि लखनऊ चित्रकला शैली के जनक हैं। ये वास्ट टेम्पा शैली का प्रारंभ इन्हीं के द्वारा किया गया था।
असित कुमार हलदार। ध्यान रखेंगे। बुद्ध का गृह त्याग के चित्रकार कौन है? तो रणवीर सक्सेना है, जिन्होंने बुद्ध के गृह त्यागने को चित्रित किया है। सत्यम शिवम सुंदरम के चित्रकार कौन है? तो शिवनंदन नौटियाल, जो कि सत्यम शिवम सुंदरम के चित्रकार हैं। रामलीला के चित्रकार कौन है? तो भवानी चरण ग्यू, जो कि रामलीला के चित्रकार हैं। संगीत का बाइबिल की संज्ञा किसे दी गई है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को संगीत का बाइबिल की संज्ञा दी गई है। ध्रुपद शैली में ईरानी शैली का मिश्रण कर ख्याल गायन का आविष्कार किसने किया है? तो ध्रुपद शैली में ईरानी शैली का मिश्रण करके ख्याल गायन का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है। तबला एवं सितार का आविष्कार किसने किया है? इंपॉर्टेंट है पॉइंट। तो तबला एवं सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है। भारत का विशाल चित्रकला संग्रहालय भारत कला भवन की स्थापना कब की गई और ये कहाँ पर है? तो भारत कला भवन जो कि वाराणसी में है और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। ध्यान रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध कहाँ से है, किस घराने से है? तो ठुमरी गायिका गिरिजा देवी, इनका संबंध बनारस घराने से है। बिंदादीन शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और अच्छन महाराज कहाँ से संबंधित थे? तो ये कथक से संबंधित थे। बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और अच्छन महाराज, इनका संबंध कथक से था। अमीर खुसरो द्वारा प्रारंभ किए गए ख्याल गायन को शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये रामपुर घराने को दिया जाता है। जो भी अमीर खुसरो द्वारा प्रारंभ किए गए ख्याल गायन था उसको शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय रामपुर घराने को दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये कथक है, जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। कथक नृत्य का प्रणेता या उन्नायक कौन है? तो ये ठाकुर प्रसाद हैं, जो कि कथक नृत्य के प्रणेता या उन्नायक हैं। कथक में ठुमरी गायन का समावेश किसके द्वारा किया गया था? तो बिंदादीन के द्वारा किया गया था, जो कि कथक से संबंधित है। अब प्रमुख लोकगीत हैं और क्षेत्र दिए गए हैं कि कौन कौन से लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं। तो कजरी, जो कि मिर्ज़ापुर व वाराणसी क्षेत्र में गाया जाता है। बिरहा, ये पूर्वांचल का प्रमुख है। सोहर, अवध, पूर्वांचल का प्रमुख है। आल्हा, तो आल्हा जो कि बुंदेलखंड का प्रसिद्ध है लोकगीत। ईसुरी फॉग, ये भी बुंदेलखंड का प्रसिद्ध है। होरी, फॉग या रसिया, ये सभी ब्रज क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कजरी मिर्ज़ापुर वाराणसी का, बिरहा पूर्वांचल का, सोहर अवध लखनऊ क्षेत्र का, आल्हा जो कि बुंदेलखंड का है, ईसुरी फॉग ये भी बुंदेलखंड का है, होरी, फॉग, रसिया, ये सभी ब्रज क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत हैं। अब प्रमुख लोक नृत्य, तो ख्याल नृत्य जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य, ये सभी ब्रज क्षेत्र से संबंधित हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य, ये सभी ब्रज क्षेत्र से हैं, जिनमें चरकुला नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। धुरिया, राई, दीप, देवी, कार्तिक, सौरा, पाईडंडा, ये लोक नृत्य सभी जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। नटवरी, कठघोड़वा, धोबिया, करहुआ, धीवर, ये सभी पूर्वांचल के लोक नृत्य हैं। जोगनी, कलाबाजी, ये अवध क्षेत्र के नृत्य हैं। कर्मा जो कि सोनभद्र मिर्ज़ापुर का, ये इम्पोर्टेंट है कर्मा। राहुला जो कि बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ध्यान रखेंगे सभी पॉइंट आप लोग। आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक कहा जाता है। प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य जिनमें रामलीला, रासलीला, नौटंकी, तो रामलीला जो कि रामनगर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या से संबंधित है। रासलीला ब्रज क्षेत्र से। नौटंकी जो कि कानपुर व हाथरस की है। राज्य में सर्वाधिक 86 मेले का आयोजन कौन से जिले में होता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा जो कि 86 मेले का आयोजन किया जाता है, ये मथुरा में किया जाता है। सबसे ज़्यादा मथुरा जिले में ही उत्तर प्रदेश में मेले का आयोजन किया जाता है। प्रमुख मेले व आयोजन स्थल, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो बटेश्वर मेला जो कि पशुओं का मुख्य मेला है, यहाँ पर पशु की खरीद बिक्री होती है। तो बटेश्वर मेला जो कि आगरा में होता है इसका आयोजन। नौचंदी मेला मेरठ के लिए प्रसिद्ध है। दादरी मेला पशुओं के लिए ये भी है, तो ये बलिया में होता है। गढ़ मुक्तेश्वर मेला ये हापुड़ में होता है। और हापुड़ जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा क्षेत्रफल के मामले में जिला है, ठीक है। हरिदास जयंती ये निधिवन वृंदावन में होती है। देवा शरीफ जो कि बाराबंकी में है। सैयद सालार मेला जो कि बहराइच में है। गोला गोकर्णनाथ जो कि लखीमपुर खीरी में है। नककटैया मेला वाराणसी में होता है। शाकंभरी मेला सहारनपुर में होता है। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में होता है। खिचड़ी मेला इम्पोर्टेंट है, गोरखपुर में होता है। चैत्र रामनवमी मेला इसका आयोजन अयोध्या में किया जाता है। अगला है हिंदू मुस्लिम एकता का सुलह कुल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो हिंदू मुस्लिम एकता का सुलह कुल उत्सव जो कि आगरा में इसका आयोजन होता है। त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन प्रयागराज में होता है, क्योंकि यहाँ पर त्रिवेणी संगम है। संगम नगरी के नाम से भी प्रयागराज को जाना जाता है। ताज महोत्सव जो कि ताजमहल आगरा में है, तो आगरा में इसका आयोजन होता है। कबीर महोत्सव, तो कबीर महोत्सव जो कि मगहर संत कबीर नगर में होता है, क्योंकि मगहर में ही कबीरदास जी ने अपने प्राण त्यागे थे, तो इसीलिए कबीर महोत्सव मगहर जो कि संत कबीर नगर में है, इसलिए यहाँ पर होता है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब की गई थी। तो उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो जैन संग्रहालय जो कि मथुरा में स्थित है और इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। प्रदेश में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर पूछे कितने राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं, तो आंसर होगा 3, जो कि गोरखपुर, कुशीनगर, पिपरहवा, सिद्धार्थनगर में है, जिसे कपिलवस्तु कहा जाता है, ठीक है। तो गोरखपुर, कुशीनगर, पिपरहवा, सिद्धार्थनगर में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। खड़ी बोली का विकास सोरसैनी से हुआ है, इसके अन्य नाम क्या हैं। तो इसके नाम है अन्य कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी या सरहिंदी। इसके अन्य नाम है खड़ी बोली का विकास सोरसैनी से हुआ है, इसके अन्य नाम है कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी। ये सभी खड़ी बोली के अन्य नाम हैं। ब्रज क्षेत्र जिनमें शामिल है मथुरा, अलीगढ़, हाथरस व कासगंज आदि में प्रयुक्त ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश भाषा से हुआ है। तो सोरसैनी अपभ्रंश भाषा से हुआ है। ये हिंदी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जीके जीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली में बोली जाने वाली अवधी का विकास किससे हुआ है। तो फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली और लखीमपुर खीरी में बोली जाने वाली अवधी का विकास जो कि अर्धमागधी से हुआ है। प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली उपबोली जो कि भोजपुरी है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई और कहाँ पर की गई। तो राजकीय अभिलेखागार की स्थापना 1949 में की गई और ये प्रयागराज में की गई। उस समय इलाहाबाद नाम था। जैन और बौद्ध दोनों धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है। तो कौशाम्बी है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है। तो ये प्रयागराज में है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है, प्रयागराज में है, इम्पोर्टेंट है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पर है। तो राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय जो कि मेरठ में है, क्योंकि यही से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी, तो इसीलिए यहाँ पर राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में है, ध्यान रखेंगे। प्रदेश में कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृत का एकमात्र संग्रहालय कहाँ पर है। तो कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृत का एकमात्र उत्तर प्रदेश का संग्रहालय जो कि मथुरा में है। खड़ी बोली के विकास में प्रारंभिक महत्वपूर्ण योगदान किसके द्वारा दिया गया है। तो खड़ी बोली के विकास में प्रारंभिक महत्वपूर्ण योगदान जो कि अमीर खुसरो के द्वारा दिया गया है। मार्गदर्शन फॉर यहाँ पर सिविल सर्विसेज अच्छी तैयारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश शिक्षा एवं साहित्य। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 प्रारंभ में किस कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी,
ये म्योर सेंट्रल कॉलेज के नाम से स्थापित हुआ था। बाद में इसका नाम बदलकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय कर दिया गया था। प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय कब बने? तो ये 1972 में प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय बने थे 1972 में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी। शिक्षा मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो 2001 में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाना, ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ग्राम में शिक्षा सेवा का अवसर देना, इसके तहत शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत की गई थी 2001 में। शिक्षा मित्र योजना के तहत शिक्षा मित्रों का चयन किसके द्वारा किया जाता था? तो ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा शिक्षा मित्र का चयन किया जाता था। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी, ध्यान रखेंगे। और ये एशिया का सबसे बड़ा आवासीय यानी कि हॉस्टल वाला विश्वविद्यालय है BHU। इसकी स्थापना अगर पूछे तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में BHU की स्थापना की गई थी। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब किया गया था? तो 2001-2 में सभी को शिक्षा, सभी को ज्ञान, इसका नारा था। उस समय 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ किया गया था। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 2004 में की गई थी। प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? तो मिड डे मील, जिसके अंतर्गत लंच में बच्चों को भोजन दिया जाता है, ये 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। इम्पोर्टेंट योजना है ये। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना को सर्व शिक्षा अभियान में कब से शामिल कर लिया गया? तो 2007-8 से जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान में 2007-8 में शामिल कर लिया गया था। कल्प योजना जो कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1998 में हुई है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों की शिक्षा, तो ये किस प्रोजेक्ट के तहत दी गई? तो विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट के तहत दी गई, ठीक है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो कि मार्च 2009 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश कृषि परिषद की स्थापना कब की गई? 1989 में की गई। यहीं पर कृषि शोध विकास भी हुआ, जिसकी स्थापना लखनऊ में की गई। उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। ये कब घोषित किया गया? तो 1989 को उर्दू को द्वितीय राजभाषा उत्तर प्रदेश की घोषित किया। और हिंदी जो कि पहली राजभाषा है उत्तर प्रदेश की, इसको 1950 में घोषित किया गया। दूसरी उर्दू है, इसको 1989 में घोषित किया गया। दोनों आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज, जिसकी स्थापना 1998 में की गई थी। ये उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में स्थापना की गई और यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब की गई और कहाँ पर की गई? तो 1976 में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान व उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, यानी कि हिंदी और संस्कृत दोनों को साथ में 1976 में स्थापना की गई और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की गई। ये ध्यान रखेंगे इस तरीके से। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? तो कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो कि आगरा में है। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना कब की गई और कहाँ पर की गई? तो उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की गई और 1972 में की गई। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की गई। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है। विश्व भारती पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो विश्व भारती पुरस्कार जो कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाता है।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास कब हुआ था? तो 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा BHU, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना की गई थी। भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो कि है जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 2001 में बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कब की गई और कहाँ पर की गई? तो हिंदुस्तानी एकेडमी, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी भारतीय भाषाएं हैं उनकी रक्षा व उनका विकास करना, इसकी स्थापना 1927 में की गई और प्रयागराज में की गई थी। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि 4 हैं, BHU वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, BRAU लखनऊ, AU प्रयागराज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये प्रयागराज में है। ये 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। 2 विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जो कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी 2014 में स्थापना हुई, और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली, जहां पर राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, उसी के पास में इसका निर्माण किया गया है। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? तो उच्च तिब्बती जो कि गौतम बुद्ध से ही होगा, तो इसकी स्थापना सारनाथ वाराणसी में की गई है। आरोग्य व कल्याण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो आरोग्य व कल्याण पत्रिका का प्रकाशन गोरखपुर से हुआ। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र जिसका नाम था उदंत मार्तंड के संस्थापक पंडित जुगल किशोर कहाँ के निवासी थे? इंपॉर्टेंट है ये। तो हिंदी के प्रथम समाचार पत्र जिसका नाम था उदंत मार्तंड के संपादक पंडित जुगल किशोर के द्वारा शुरू किया गया था, एक कानपुर के निवासी थे। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र जिसका नाम था बनारस अखबार, ये 1845 में निकला था और इसके संपादक गोविंद नारायण थात्ते थे। ध्यान रखेंगे, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रदेश से निकलने वाला उर्दू का पहला अखबार जिसका नाम था सरदल अखबार, इसका प्रकाशन आगरा से हुआ था और ये 1846 में हुआ था। हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका जो कि सरस्वती, इसका प्रकाशन प्रयागराज से होता था। विकलांगों को प्राविधिक शिक्षा के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, जिसका निर्माण 1996-97 में किया गया था और उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में किया गया था। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्थापक जो कि हैं राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्ता, और भारत माता मंदिर हिंदी दैनिक आज इन्हीं के द्वारा स्थापना इसकी की गई। ठीक है, अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश वन एवं वन्य जीव। सामान्यतः प्रदेश में पाए जाने वाले वनों का प्रकार कैसा है? तो उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे। प्रदेश में वृक्षारोपण में बढ़ोतरी करनी है तो ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ 1 जुलाई 2001 को किया गया था। ध्यान रखेंगे। देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परीक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी। वह उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बार वन्य जीव परीक्षण संगठन की स्थापना हुई थी। प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी और यह कहाँ है? तो 1977 में हुई थी। 1987 से टाइगर रिजर्व बनाया गया और ये लखीमपुर पीलीभीत जिले में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पार्क है। ध्यान रखेंगे। प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि चंदौली जिले में है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो कि सबसे बड़ा है। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ व अमरोहा जिले में फैला हुआ है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो कि ललितपुर जिले में है। यह सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। इसका एरिया जो कि 5.4 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, अब प्रमुख वन्यजीव विहार जो कि इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है। करतनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र में है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार जो कि महाराजगंज में है।
ये सभी इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इनको ध्यान रखेंगे। राज्य का सबसे पुराना पंछी विहार कौन सा है? तो नवाबगंज पंछी विहार, जो कि उन्नाव जिले में पड़ता है। ये 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। ये उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पुराना पंछी विहार है। सबसे बड़ा पंछी विहार कौन सा है? तो लाख बहोसी पंछी विहार, जो कि कन्नौज में है। इसका एरिया 80 स्क्वायर किलोमीटर है। सबसे छोटा पंछी विहार कौन सा है? तो पटना पंछी विहार, जो कि सबसे छोटा है और ये एटा जिले में है। इसका एरिया 1 स्क्वायर किलोमीटर है। प्रदेश के प्रमुख पंछी विहार, तो बखिरा पंछी विहार, जो कि बस्ती संत कबीर नगर में है। सुरहताल पंछी विहार बलिया में है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है कि सुरहताल पंछी विहार कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, तो बलिया जिले में है। पार्वती अरंगा वन्यजीव विहार, जो कि गोंडा में है। सैंडी पंछी विहार, ये हरदोई में है। प्रदेश सरकार के अंतर्गत शामिल वन्यजीव संरक्षण केंद्र, तो 12 वन्यजीव विहार हैं और 13 पंछी विहार हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत शामिल वन्यजीव संरक्षण केंद्र हैं। वृक्ष बंधु पुरस्कार, जो कि वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2007-8 से दिया जा रहा है। वृक्ष बंधु पुरस्कार ध्यान रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि वृक्ष बंधु पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वृक्ष बंधु पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 2007-8 से हुई है। उत्तर प्रदेश में कछुआ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो कछुआ प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में, जो कि सारनाथ वाराणसी में है। प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए हरित पट्टी योजना कब चलाई गई थी? तो 2012 से 13 में चलाई गई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए हरित पट्टी योजना 2012-13 से चलाई गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश, जिसमें नदी झीलें सिंचाई के साधन है। तो प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की होता है कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का जो प्रवाह है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है। यानी कि उत्तर पश्चिम आपका हो जाएगा, जो कि ये हो जाएगा, और दक्षिण पूर्व इस तरीके से नदियों का प्रवाह होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम कहाँ पर प्रवेश करती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा गंगा तट, जो कि बदायूं जिले में है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में कौन सा जलमार्ग है? तो गंगा नदी पर है, ये प्रयागराज से हल्दिया तक जलमार्ग है। ठीक है, वाटरवेज 1 ये है। केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो केंद्र सरकार के द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008-9 में दिया गया। 2008-9 से देश की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश कहाँ से है? तो सहारनपुर जिले से है उत्तर प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य की प्रदूषित नदी, जो कि यमुना नदी है। रामगंगा नदी का प्रदेश में प्रवेश द्वार कौन सा है? तो बिजनौर कालागढ़ से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी। जौनपुर, सुल्तानपुर व लखनऊ स्थित है। तो जौनपुर, सुल्तानपुर व लखनऊ ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो गोमती नदी के तट पर स्थित है जौनपुर, सुल्तानपुर व लखनऊ। गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो फुलहर झील, जो कि पीलीभीत में है। यहाँ से गोमती नदी का उद्गम होता है, यहीं से निकलती है। सालीग्रामी व नारायणी नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो सालीग्रामी व नारायणी नदी के नाम से गंडक नदी जानी जाती है। अब नदियों के किनारे बसे प्रदेश के प्रमुख नगर, जो कि अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो गंगा नदी के किनारे गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, शेरपुर व बलिया से होकर ये बिहार में प्रवेश करती है गंगा नदी। यमुना के किनारे बसे नगर बागपत, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कौशाम्बी। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है। मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट है। रामगंगा नदी के किनारे मुरादाबाद है। सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ है। दोस्तों, राप्ती नदी और सई नदी ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं कि गोरखपुर किस नदी के किनारे है?
तो राप्ती नदी के किनारे, और सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ है। यह प्रतापगढ़ किस नदी के किनारे है? तो सई नदी के किनारे है। सोन नदी के किनारे सोनभद्र है, और हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद है। ये ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं, जो कि पहला नलकूप है, दूसरे पे नहर है, तीसरा तालाब है, झील, कुएं आदि। जो नलकूपों से वो 71.2% सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश की, नहरों से 18.2% सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश की, और तालाब, झील, कुएं आदि से 10.1% सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो पूर्वी यमुना नहर, जो कि 1830 की है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। प्रदेश में तालाब व पोखरों से सिंचाई किस क्षेत्र में की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में तालाब व पोखरों से, जिसकी 10.1% सिंचाई होती है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में की जाती है। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें कौन से जिले में हैं? तो रायबरेली जिले में है। यहाँ पर 2843 किलोमीटर सर्वाधिक लंबाई में नहरें हैं रायबरेली में। प्रदेश की नहर जो जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है, ये ऊपरी गंगा नहर है। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो शारदा नहर प्रणाली, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर, तो रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर जो कि झांसी में बेतवा नदी पर है। हथनी कुंड बैराज, ये यमुना नदी पर है। 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये हथनी कुंड बैराज, जो कि 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इनमें राज्य शामिल हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व राजस्थान। ये 5 राज्य शामिल हैं हथनी कुंड बैराज में। ये यमुना नदी पर है। बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना, ये सोन नदी पर है, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व झारखंड में है। गोकुल बैराज परियोजना, ये भी यमुना नदी पर है, इम्पोर्टेंट है ये। तो ये आगरा, मथुरा की पेयजल समस्या निदान के लिए गोकुल बैराज परियोजना स्थापित की गई थी। ये यमुना नदी पर है। लवकुश बैराज परियोजना, तो लवकुश जो कि गंगा नदी पर है, ये कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। आगरा बैराज, तो आगरा जो कि यमुना नदी पर है, ये आगरा को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्थापित की गई थी। गंगा जल परियोजना, तो गंगा जल परियोजना जो कि दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप है, ये नोएडा गाजियाबाद को लाभ देने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। अब आगे है प्रमुख झीलें, ताल या कुंड। तो रामगढ़ ताल जो कि गोरखपुर में है, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इसको कवर करेंगे। रामगढ़ ताल तो गोरखपुर में है। बखिरा झील संत कबीर नगर में है। फुल्लर झील पीलीभीत में है। फुल्लर झील से ही गोमती नदी निकलती है। करेला झील ये लखनऊ में है। औंधी ताल जो कि वाराणसी में है। लौंधी ताल ये सुल्तानपुर में है। सिरसी जलाशय, जिरगो जलाशय ये मिर्ज़ापुर में है। मोती झील या गौर झील ये रामपुर में है। बरुआ सागर, लक्ष्मी ताल ये झांसी में है। लक्ष्मी ताल आपको नाम से पता चल जाएगा कि झांसी में है। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध झांसी से ही था, तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे। शुक्रताल जो कि मुजफ्फरनगर से है। अलवारा झील ये कौशाम्बी में है। दरवन झील अयोध्या में है। मदन सागर झील ये महोबा ज़िले में है। दहर झील ये हरदोई में है। दहर झील। नौह झील मथुरा में है। शेखा झील जो कि अलीगढ़ है। मेजा जलाशय बांध कहाँ पर स्थित है? तो मेजा जलाशय बांध जो कि बेलन नदी पर स्थित है। अर्जुन बांध सागर नहर ये अर्जुन नदी पर है और हमीरपुर में है, ध्यान रखेंगे। धसान नहर ये बेतवा नदी पर है जो कि झांसी व हमीरपुर में है। राजघाट बांध व नहर परियोजना जो कि यूपी व एमपी की संयुक्त परियोजना है और ये बेतवा नदी पर है। राजघाट बांध व नहर परियोजना। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो ये रिहंद नदी पर है और पूछता है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में, तो ये सोनभद्र में स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है टॉपिक उत्तर प्रदेश की जनगणना, महत्वपूर्ण प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार सभी प्रश्न हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या आपको बतानी है, तो ये है 19,98,12,341 जो कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार है।
लेकिन अब ये लगभग 23-24 करोड़ हो गई है। जनगणना होनी थी 2021 में, लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाई। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 16.51% है देश की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। उत्तर प्रदेश की आबादी में पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो पुरुष जो कि 52.29% हैं और महिलाएं 47.71% महिलाएं हैं। राज्य की कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या जो कि 77.70% है। राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 22.30% जो कि नगरीय है और ग्रामीण 77.70%। तो 100% जनसंख्या हो गई। तो नगरीय 22.30% और ग्रामीण 77.70%, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करती है उत्तर प्रदेश में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख या सबसे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो 7 है, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, जो कि 11.79% जनसंख्या है, और पहला जो कि महाराष्ट्र का है। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाला जिला जो कि इलाहाबाद है, यहीं पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है इस जिले में, और सबसे कम ग्रामीण आबादी जो कि गौतम बुद्ध नगर में है। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो चौथा स्थान है। पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे उत्तर प्रदेश है, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से है। लेकिन अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान है। अगला, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है प्रयागराज में, उसके बाद मुरादाबाद में, उसके बाद गाजियाबाद में, फिर आजमगढ़ में, और 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आती है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस स्थान पर आती है? तो 5वें स्थान पर आती है। ठीक है, लखनऊ पहले पे है, प्रयागराज, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। ठीक है, इस तरीके से आप याद करेंगे। PMGAL कुछ तरीके से आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं, उसके हिसाब से याद रखेंगे। न्यूनतम जनसंख्या वाले शहर हैं, पहला है महोबा, दूसरा चित्रकूट, तीसरा हमीरपुर, चौथा श्रावस्ती और 5वां ललितपुर। सबसे कम जनसंख्या महोबा में है और सबसे ज़्यादा प्रयागराज में है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे सबसे बड़ा जिला तो खीरी है, लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा जिला जो कि हापुड़ है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों का क्रम क्या है? तो प्रयागराज में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या रहती है, फिर आजमगढ़ में है, और तीसरे नंबर पर जौनपुर है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जनपद कौन सा है? तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा शहरी आबादी है, ग्रामीण जो कि प्रयागराज में है, इलाहाबाद में। सबसे कम आबादी वाला शहरी वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम आबादी शहरी में ये जिला है श्रावस्ती। जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष और महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक पुरुष और महिला जनसंख्या वाला जिला जो कि प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी जो कि उत्तर प्रदेश में रहती है, यहाँ पर राज्य पूछा गया है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो प्रयागराज है। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 15.41% है, जो कि 2001 में 19% थी। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात किस जिले का है? तो ये बहराइच का है, जो कि 18.77% है। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो कि कानपुर नगर की है, 11.13%। ध्यान रखेंगे।
उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं? तो इसमें बलरामपुर है जहाँ पर 950 लिंगानुपात है शिशुओं का, वह बागपत में 841 है। ये ध्यान रखेंगे, सबसे कम बागपत 841 शिशु लिंगानुपात है और बलरामपुर यहाँ पर 950 शिशु लिंगानुपात, जो कि सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। अगला है 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? तो 2001 में 916 था और ये 902 रह गया है, जो कि -14 यहाँ पर कम हुआ है। उत्तर प्रदेश का जन घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व? तो 829 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 829 व्यक्ति निवास करते हैं। ये जनसंख्या घनत्व होता है। जनसंख्या घनत्व वो होता है जहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में, यानी कि 1 किलोमीटर लंबाई 1 किलोमीटर चौड़ाई, इस एरिया में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? तो उत्तर प्रदेश में 829 करते हैं। सबसे ज़्यादा जो कि भारत में बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व है, उत्तर प्रदेश का 829 है। ठीक है। और 2011 भारत का जनघनत्व जो कि 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में है। अगर भारत की बात करें तो 382 हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में और उत्तर प्रदेश में 829 हैं। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, उसके बाद वाराणसी में, उसके बाद लखनऊ में, उसके बाद भदोही में, फिर कानपुर नगर 5वें नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड जो कि गाजियाबाद है, जनसंख्या घनत्व यहीं पर सबसे ज़्यादा है। प्रदेश के न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों का क्रम है। सबसे कम जनघनत्व ललितपुर में है, सोनभद्र में है, हमीरपुर में है, महोबा में है, चित्रकूट में है। ये सबसे कम जनघनत्व वाले उत्तर प्रदेश के जिले हैं। जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता 67.7% है, जिसमें पुरुष और स्त्री साक्षरता कितनी है? तो सबसे पहले पुरुषों की बात करें जो कि 77.30% है और महिलाओं की बात करें तो 57.20% महिला साक्षरता है, यानी कि महिला कम साक्षर है और पुरुष ज़्यादा साक्षर हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर कुल साक्षरता पूछे तो 67.7 है, पुरुषों की 77.30 है और महिलाओं की 57.20 है। आप लोग ये 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद आ जाएंगे। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों का क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में है, उसके बाद कानपुर नगर में है, उसके बाद औरैया में है, उसके बाद इटावा में है, फिर गाजियाबाद में है। ये सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों का क्रम है। और प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला तो श्रावस्ती, जो कि प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। यहाँ पर 57.16% साक्षर हैं। ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक महिलाएं जो कि कानपुर नगर में साक्षर हैं। प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच का अंतर कितना है? तो 20.1% जो कि पुरुष या महिलाओं के बीच साक्षर का अंतर है। अभी बताया जा चुका है कि पुरुष जो कि 77% साक्षर हैं और महिलाएं जो कि 57% को साक्षर हैं, तो लगभग 20.1% का अंतर आ रहा है। यही वो अंतर है। और भारत के उत्तर प्रदेश भारत की कुल साक्षर जो कि 67.7% आबादी है। ये सभी आंकड़े आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक व सबसे कम महिला पुरुष साक्षरता अंतर वाले जिले कौन सा है? तो सर्वाधिक जो कि महाराजगंज है महिला पुरुष साक्षरता के मामले में, और सबसे कम जो कि कानपुर नगर है, लेकिन कानपुर नगर की सर्वाधिक महिला साक्षरता है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है, जो कि राष्ट्रीय लिंगानुपात की तुलना में कितना कम है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो कि 912 है और ये राष्ट्रीय लिंगानुपात की तुलना में 31 कम है, क्योंकि जो राष्ट्रीय है वो 941 है और उत्तर प्रदेश का 912 है, तो 31 जो कि कम है। प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं? तो जौनपुर, यहाँ पर 1024 लिंगानुपात है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं जौनपुर में हैं। आजमगढ़ में 1000 पुरुषों पर 1019 महिलाएं हैं।
और देवरिया में 1000 पुरुषों पर 1017 महिलाएं हैं। तो इन 3 जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात है, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, ध्यान रखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर, जो कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, यहाँ पर 1000 पुरुषों में 851 महिलाएं हैं। ठीक है। अगला, 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर क्या रही है? तो 20.22%, जो कि 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि रही है। अगला है, प्रदेश का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो ये गौतम बुद्ध नगर है, और न्यूनतम जो कि कानपुर नगर है। प्रदेश के सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से हैं? यानी कि सबसे ज़्यादा नगर गाजियाबाद में है, उसके बाद लखनऊ में है, उसके बाद कानपुर नगर है। ठीक है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? यानी कि प्रदेश की कुल जनसंख्या में एससी जनसंख्या कितनी है? तो 20.69% है। और देश में कुल अनुसूचित जाति जो कि 16.6% है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर 20.69% जनसंख्या है। प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा एससी जो कि सीतापुर जिले में रहते हैं, उसके बाद इलाहाबाद में, उसके बाद हरदोई में। ये तीनों जिले याद रखेंगे, अनुसूचित जाति वाले जिले हैं। सीतापुर सबसे ज़्यादा, इलाहाबाद, उसके बाद हरदोई। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन से हैं? यानी कि सबसे ज़्यादा एसटी कैटेगरी जो कि सोनभद्र में, उसके बाद बागपत में निवास करते हैं। अगला पॉइंट, प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है? तो कौशाम्बी है, यहाँ पर 34.72% है। ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो 0.6% है, जो कि 0.57% था, अब ये 0.6% हुआ है। भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 8.6% है। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? तो पहला सोनभद्र है, बलिया है दूसरे पे, तीसरे पे देवरिया है, चौथे पे कुशीनगर है, पांचवें पे ललितपुर है। दोस्तों, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अनुसूचित जो जनजाति है वो एसटी होती है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब, और अनुसूचित जाति यानी कि जन अगर ना लगा हो तो जाति वो एससी रहती है। तो यहाँ हम एसटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले जो कि सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और पांचवें पे ललितपुर है। प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले हैं बागपत, कन्नौज, बदायूं, चौथे पे एटा, पांचवें पे कासगंज। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाले जिलों का क्रम है सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। तो सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजाति है वो सोनभद्र में निवास करती है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले बढ़ते क्रम में, तो बागपत में सबसे कम एसटी निवास करते हैं, उसके बाद कन्नौज में, फिर बदायूं, फिर बुलंदशहर, उसके बाद मुजफ्फरनगर। प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है? तो 951 लिंगानुपात है प्रदेश में। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति जो कि थारू है जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? तो बन रावत है जो कि सबसे कम है, और थारू सबसे ज़्यादा है। प्रदेश में सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो 12 अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश में हैं। 2003 से पूर्व थारू व बुक्सा थी। प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है, तो थारू जनजाति जो कि तराई क्षेत्रों में निवास करती है। इनमें जिले शामिल हैं महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, गोरखपुर व लखीमपुर खीरी। इन जिलों में थारू जनजाति निवास करती है। थारू अपने को किस वंश का मानते हैं? तो किरात वंशीय थारू अपने आप को मानते हैं।
लठ भरवा भोज दिया जाता है? तो लठ भरवा भोज जो कि थारुओं में दिया जाता है। थारुओं का प्रमुख त्यौहार कौन कौन सा है? तो थारुओं का प्रमुख त्यौहार जो कि बजहर है, ये बैसाख ज्येष्ठ में होता है। दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर देखने को मिल जाता है एग्जाम में कि दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली कौन सी जनजाति है? तो ये थारू जनजाति है जो कि दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। थारू जनजाति के बच्चों के लिए महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये लखीमपुर खीरी में स्थापित किया गया है। बुक्सा या भोक्सा जनजाति का निवास मुख्यतः उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? तो बुक्सा या भोक्सा जनजाति का निवास मुख्यतः जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में है। बुक्सा जनजाति का संबंध माना जाता है तो पतवार राजपूत वंश से जो बुक्सा जनजाति है इसका संबंध माना जाता है। हिंदुओं की तरह वर्ण विभाजन पाया जाता है? तो हिंदुओं की तरह वर्ण विभाजन जो कि बुक्सा जनजाति में पाया जाता है। बुक्सा हिंदू धर्म मानते हैं, इनकी सबसे बड़ी पूज्य देवी कौन है? तो काशीपुर की चामुंडा देवी जो कि बुक्सा जनजाति की सबसे बड़ी पूज्य देवी हैं और ये बुक्सा जनजाति जो कि हिंदू धर्म को मानते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बुक्सा जनजाति किस धर्म को मानती हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हिंदू धर्म को मानती हैं। खरवार जनजाति के लोगों का निवास क्षेत्र क्या है? तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया व चंदौली, यानी कि जो पूर्वांचल लगभग है ये खरवार जनजाति यहाँ पर निवास करती है। खरवार किस धर्म को मानते हैं? तो खरवार भी बुक्सा की तरह हिंदू धर्म को मानते हैं। कर्मा लोक नृत्य प्रचलित है किस जनजाति में? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कर्मा लोक नृत्य जो कि खरवार जनजाति में प्रचलित है। वर्ष 2003 से पूर्व उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियाँ कितनी थी? तो 2 थी जो कि थारू व बुक्सा हैं, लेकिन अब ये 12 जनजातियाँ उत्तर प्रदेश में हो गई हैं। महीगिर जनजाति निवास करती है? तो महीगिर जनजाति जो कि बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करती है। महीगिर की अर्थव्यवस्था का मूल अधिकार क्या है, आधार क्या है? तो ये लोग मछली पकड़ना का काम करते हैं, इससे इनकी अर्थव्यवस्था निर्भर होती है। महीगिर जनजाति के लोग अनुयायी होते हैं, यानी कि किसको मानते हैं? तो ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। लेकिन अभी बुक्सा और बात हुई तो ये किसको मानते हैं? तो बुक्सा जो कि हिंदुओं को मानते हैं, लेकिन महीगिर जनजाति जो कि इस्लाम धर्म को मानते हैं। अगला है सहरिया जनजाति प्रदेश में मिलती है, यानी कि सहरिया जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो ये ललितपुर जिले में निवास करती है। परहिया, बैगा, पनिका, पंखा, अगरिया, पथारी, चेरो, भुइयाँ, भुनिया जनजातियाँ निवास करती हैं। तो ये सभी सोनभद्र में निवास करती हैं, क्योंकि सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ निवास करती हैं। तो परहिया, बैगा, पनिका, पंखा, अगरिया, पथारी, चेरो, भुइयाँ, बुनिया जनजातियाँ ये सोनभद्र में निवास करती हैं। अगर एग्जाम में आपको किसी जनजाति का निवास स्थान पूछे और आपको नहीं पता है और उसमें तुक्का लगाना है, तो आप सोनभद्र ही टिक करेंगे अगर ऑप्शन में होगा, क्योंकि इसके चांस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनजातियाँ सोनभद्र में ही निवास करती हैं। प्रदेश के किन जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद व जालौन जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है, यानी कि कोई भी एसटी नहीं है यहाँ पे फैजाबाद में और जालौन में। कर्मा लोक नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो कर्मा लोक नृत्य जो कि सोनभद्र जिले से संबंधित है। उत्तर प्रदेश जनजाति विकास निदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है? तो इस समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का जनजाति विकास निदेशालय अधीन है समाज कल्याण विभाग के। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, ध्यान रखेंगे। अगला है उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान एवं संगठन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ये लखनऊ में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, अगर आपसे शुगर टेक्नोलॉजी पूछे तो कानपुर में है।
वह शुगर केन, यानी कि शुगर केन और शुगर ये दोनों अलग अलग हैं। शुगर का मतलब हो गया आपका चीनी और शुगर केन का मतलब हो गया गन्ना। अगर इंडियन गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट तो लखनऊ में है, और ड्रग जो कि लखनऊ में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर जो कि कानपुर में है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला है पशु जैविक औषधि संस्थान, यानी कि पशुओं की बात आई है, जैविक औषधि, तो औषधि की अगर बात आती है तो औषधि यानी कि लाखों होती हैं, तो इसी प्रकार इसका संस्थान भी लखनऊ में होगा। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि भारतीय दलहन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये कानपुर में है। कानपुर में और कौन सा है, तो भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान, वो भी कानपुर में है। चीनी खाने से दिमाग तेज होता है, कानपुर के पास, कान के पास, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। तो क्लॉथ यानी कि कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो कपड़ा जो कि गाजियाबाद रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसका। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट तो कानपुर में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, बकरी की बात है तो मथुरा आएगा, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा। और सेंट्रल पोटैटो यानी कि केंद्रीय आलू रिसर्च सेंटर, तो ये मेरठ में हो जाएगा। और बकरी तो बकरी मथुरा है, आलू मेरठ है, टेक्सटाइल कानपुर है, कपड़ा गाजियाबाद है, दाल कानपुर है, चीनी कानपुर है, जैविक औषधि लखनऊ है, गन्ना लखनऊ है, खाली औषधि लखनऊ है, ये ध्यान रखेंगे। सेंट्रल मैंगो आम की बात है तो आम के लिए उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद जो कि लखनऊ के पास है, ये प्रसिद्ध है। तो यहीं पर सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में ही बनाया गया है। खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला जो कि गाजियाबाद में है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, तो कालीन नगरी जो कि भदोही को कहा जाता है, इसीलिए यहीं पर भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भी बनाया गया है भदोही में। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, तो राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जो कि अमेठी में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये रायबरेली में है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बरेली है। और बरेली बकरी अनुसंधान कहाँ था, तो बकरी जो कि था मथुरा, ध्यान रखेंगे। सेंट्रल एविएशन पंछी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये भी बरेली इज्जत नगर में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, ये इज्जत नगर में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, ये रायबरेली फुर्सतगंज में है, फुर्सतगंज रायबरेली में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, तो लेप्रोसी इंस्टीट्यूट जो कि आगरा में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज, पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, तो ये नोएडा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों की बात है तो वाराणसी है। सेंट्रल ग्रासलैंड एवं फाउंडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये झांसी में है, यानी कि चारा अनुसंधान संस्थान, चारा अनुसंधान संस्थान जो कि झांसी में है। ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला, तो ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला लखनऊ में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, तो पेपर टेक्नोलॉजी के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर प्रसिद्ध है, तो यहीं पर टेक्नोलॉजी स्कूल भी होगा, जाहिर सी बात है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, तो बाग जो कि लाखों हैं, तो ये लखनऊ में होगा। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, तो बुर्जा में होगा। ग्लास और सिरेमिक यानी कि जो चीनी मिट्टी का काम होता है, ये बुर्जा में होगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, तो कृषि अनुसंधान परिषद जो कि लखनऊ में है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान था, तो कृषि यहीं लखनऊ में होती है, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ में है, बोटैनिकल। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल, तो ये मेरठ में है। इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, तो हैंडलूम टेक्नोलॉजी जो कि वाराणसी में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज जो कि लखनऊ में है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ
ऑफ थल्मोलॉजी ये सीतापुर में है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर तो गाजियाबाद में है। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट तो अनाज का भंडारण जो कि हापुड़ में है। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये नोएडा में है। राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान जो लखनऊ में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान इम्पोर्टेंट है तो कथक संस्थान जो कि लखनऊ में है। डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम ये भी लखनऊ में है। पान अनुसंधान तो पान के लिए उत्तर प्रदेश का महोबा प्रसिद्ध है तो यहाँ इसका अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र भी होगा। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद तो शोध परिषद अगर पूछे तो शाहजहाँपुर में है। डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कानपुर में है। राजकीय चर्म संस्थान यानी कि चमड़ा संस्थान कानपुर में है। फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर यानी कि इत्र, इसलिए इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है। कांच उद्योग विकास केंद्र जो कि फिरोजाबाद है। यहाँ पर कांच की चूड़ियाँ बनती हैं, इसीलिए सुहाग नगरी के नाम से फिरोजाबाद को जाना जाता है। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट फार्मूला 1 जो कि ग्रेटर नोएडा में है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये बंथरा उन्नाव में है। एक बार फिर से इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं सभी, जिससे आपको अच्छे से ध्यान आ जाएंगे। प्रमुख संस्थान कहाँ हैं? इंडियन शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। पशु जैविक औषध इलाकों हैं तो लखनऊ में होगा। इंडियन पल्सेस भारतीय दलहन रिसर्च कानपुर में है। दाल खाने से दिमाग तेज होता है कान। क्लॉथ कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में है, क्योंकि गाजियाबाद के लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, इस तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे। और सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर। केंद्रीय बकरी तो बकरी मथुरा। पोटैटो आलू मेरठ। सेंट्रल मैंगो मलिहाबाद लखनऊ तो लखनऊ में है। खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला तो गाजियाबाद के लोग अच्छे कपड़े भी पहनते हैं और अच्छा खाना भी खाते हैं, तो खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही। राजीव गांधी पेट्रोलियम अमेठी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन रायबरेली के लोग फैशन करते हैं। इंडियन वेटरनरी रिसर्च तो बरेली। सेंट्रल एविएशन पंछी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट इज्जतनगर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी रायबरेली। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल सब्जी वाराणसी। सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फाडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी। ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला लखनऊ। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च लखनऊ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल मेरठ। इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजी रिसर्च लखनऊ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ थल्मोलॉजी ये सीतापुर में। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट हापुड़। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन नोएडा। राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ। डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम लखनऊ। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर। डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कानपुर में है। राजकीय चर्म संस्थान कानपुर। फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज। कांच उद्योग विकास केंद्र फिरोजाबाद। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट फार्मूला 1 जो कि ग्रेटर नोएडा में है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये बंथरा जो कि उन्नाव में लखनऊ के पास पड़ता है।
तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसके अंतर्गत यूपी जीके स्पेशल की मैराथन वीडियो कराई गई। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम या और भी कोई एग्ज़ाम है वो आपके लिए अच्छे साबित होंगे, यानी कि उसमें सभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद दोस्तों।